Assalamu alaikum, dear students. Today is our fourth lecture of the third chapter biodiversity. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो अरस्तू ने पेश किया था। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो अरस्तू था उसने सारे के सारे ज़िंदा जानदारों को, सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स को टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। वो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से थे? वो मेजर ग्रुप्स थे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। किंगडम होता है जानदारों का बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है। अब वो सारे ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते थे, जो एनर्जी को यूज़ कर सकते थे, अरस्तू ने उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। वो सारे ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, जो एनर्जी को, सनलाइट को यूज़ करके अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, अरस्तू ने उनको किंगडम एनिमिलिया में रख दिया। अब यहाँ पे एक इशू आया, उसने एल्जी, फंजाई और बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया था, ठीक है। लेकिन एक जानदार ऐसा बच गया था जो कि ना तो प्लांट्स की तरह का था ना एनिमल्स की तरह का था। वो जो ऑर्गेनिज़म था वो था यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर प्लांट की तरह के भी करैक्टर्स थे और उसके अंदर एनिमल्स की तरह के भी करैक्टर्स थे। प्लांट की तरह का करैक्टर ये था कि इसके अंदर क्लोरोफिल थी, लेकिन ये क्लोरोफिल बस दिन के वक्त ही काम आती थी। वो अपनी फूड प्रिपेयर करता तो था लेकिन उसको स्टोर नहीं कर सकता था। और एनिमल की तरह का करैक्टर इसमें ये था कि उसके अंदर ना तो सेल वॉल थी और रात के टाइम वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता था। वो रात के टाइम अपना खाना बना नहीं सकता था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो साइंटिस्ट ने बाद में एक और सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, एक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 3 किंगडम्स बना दी गई थी, ठीक है। 1866 में फ़र्स्ट टाइम अर्नस्ट हैकल, ये साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट हैकल, इसने सॉल्व किया था इस ऑब्जेक्शन को। इन 1866 अर्नस्ट हैकल सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम या फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रोपोज्ड एंड और पेश किया थर्ड किंगडम, एक तीसरी किंगडम को मुतारिफ़ करवाया, नेम्ड एज प्रोटिस्टा। उस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। पहले 2 किंगडम्स थी ना, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स थे और किंगडम एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स थे। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा था बनाई थी अर्नस्ट हैकल ने 1866 के अंदर, वो क्यों बनाई थी? वो बनाई थी किसके लिए? यूग्लिना के लिए, टू अकोमोडेट यूग्लिना को रखने के लिए। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन दिस किंगडम। उसने बैक्टीरिया को भी वहाँ से उठा के इस किंगडम में रख दिया। उसने कहा कि जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफ के लिए फ़िट नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी खुराक बना ले। वो ऑटोट्रॉफ में या किंगडम प्लांटी में उसको नहीं रखना चाहिए, उसको भी उठा के इसने यहाँ पर रख दिया। फंजाई और एल्जी अभी तक किंगडम प्लांटी में ही पड़े थे। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई को रखना कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए काबिल एतराज़ था, क्योंकि जो फंजाई है वो बेशक पौधों से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन वो पौधा नहीं था। फंजाई जो है ये एक पौधा नहीं था, क्योंकि ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करता था। फंजाई रिजेंबल्स विद प्लांट्स इन मैनी वेज़। फंजाई जो है प्लांट के साथ काफ़ी ज़्यादा वेज़ में यू कैन से रिजेंबल करता था, उनके साथ मिलता जुलता था, लेकिन नॉट एन ऑटोट्रॉफ, लेकिन एक ऑटोट्रॉफ नहीं था। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो फंजाई है उसकी पोजीशन जो है किंगडम प्लांटी के अंदर वो बड़ी मिसफिट है, क्योंकि जो फंजाई है वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर नहीं है, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ से उसको हटाया जाए। इसलिए ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी रिजेक्ट होगी। फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। फंजाई हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स की एक स्पेशल फॉर्म थी दैट गेट देयर फूड, जो अपना खाना हासिल करती थी बाय ऑब्जॉर्प्शन, जज़ब करके। बेटा कभी आपने फंजाई को देखा है? अब आप लोग ये सोचेंगे नहीं भाई हमने फंजाई को तो कभी नहीं देखा, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपने फंजाई को ऑब्ज़र्व किया है। कहाँ पे किया है? अक्सर जब आपने ब्रेड ला के रखी फ्रिज में, 5-6 दिन गुजर गया, आपने उसको नहीं खाया, तो आपको वहाँ पे ग्रीन से कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स, छोटे छोटे से स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, वो फंजाई है। अचार डाला आपने घर में या अचार बाज़ार से लेके आए, तो उस अचार को आपने खाया नहीं, उसके अंदर कोई पानी चला गया या थोड़ी सी नमी चली गई, उस अचार के ऊपर वाइट से कलर के ऐसे रुई की तरह का कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आपने ऑब्ज़र्व किया, अपीयर होना स्टार्ट हो गया, तो वो फंजाई है।
आम ज़ुबान में अगर हम लोग बात करें तो जो उल्ली लग जाती है ना खाने के ऊपर, किसी भी खाने वाली चीज़ के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, अचार के ऊपर, इवन फ्रूट्स के ऊपर, तो वो फंगस होती है। फंगस सिंगुलर है और फंजाई जो है ये इसका प्लूरल है। फंजाई क्या करता है, इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ये अपने किसी भी सतह पे जब जाके गिरती है फंगस, तो अपने जो एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करती हैं। वो एंजाइम जाके उस फूड में से अपने लिए खाना जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये इनका अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये किस तरह से फूड करते हैं, लेते हैं, ये अब्जॉर्ब करके लेते हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, रादर पोजेस काइटन। अच्छा, बायोलॉजिस्ट का जब दूसरा ऑब्जेक्शन था, पहला ऑब्जेक्शन तो उनका ये था ना कि जो फंजाई है इसको एनिमल प्लांट्स में ना रखें, क्योंकि ये प्लांट नहीं है, क्योंकि ये अपना खाना ऑटोट्रॉफ्स की तरह खुद प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि ये दूसरे जानदारों से अपना खाना अब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और दूसरा इनका ऑब्जेक्शन ये था कि प्लांट्स में इसको रखने की तुक्की नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वाल है ना वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। प्लांट की सेल वाल किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज की। तो लेकिन फंजाई की सेल वाल जो थी उसमें सेलुलोज एब्सेंट था, बल्कि सेलुलोज की जगह पे वहाँ पे एक और जो केमिकल कंपाउंड था वो क्या था? वो था काइटन। ठीक है। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अर्नस्ट हैकेल ने ये प्रपोज़ की थी। किस लिए प्रपोज़ की थी? यूग्लिना को रखने के लिए, यूग्लिना को एक प्रॉपर प्लेस देने के लिए। यूग्लिना को तो अपनी जगह मिल गई, उसने फंजाई को अब फंजाई पे मसला आ गया। अब जो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि भी फंजाई जो है ना उसकी पोजीशन भी किंगडम प्लांटिंग के अंदर ठीक नहीं है, उसको किसी और जगह पे एडजस्ट करें। क्यों? क्योंकि ना तो वो ऑटोट्रॉफ है और दूसरा वो हेटेरोट्रॉफ है, और दूसरा उसकी जो सेल वाल है उसके अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं है, जबकि हर प्लांट की सेल वाल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। तो इस वजह से ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी ये भी रिजेक्ट होगी, और नेक्स्ट एक सिस्टम जो पेश किया गया था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये सबसे पहले 1937 में ई कैटन ने सजेस्ट किया था, उसने प्रपोज़ किया था, उसने तजवीज़ दी कि अब अगर भाई ये लोग दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया तो ये लोग राज़ी नहीं हुए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया तो तब भी ये लोग राज़ी नहीं हुए। तो उसने कहा कि अब हम लोग एक और सिस्टम बना लेते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हो सकता है कि सारे के सारे जो जानदार हैं उसके अंदर एडजस्ट हो जाएँ और लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो इसने 1937 के अंदर ई कैटन ने दो टर्मिनोलॉजीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ थी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोन मीन न्यूक्लियस। ये कैरियोटिक जो है ये कैरियोन लफ्ज़ उससे अखज़ किया गया है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले, न्यूक्लियस किस में मौजूद नहीं होता? बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक जो टर्म थी ये किसको डिस्क्राइब करती थी? ये बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करती थी। और जो यूकैरियोटिक टर्म थी ये किसको डिस्क्राइब करती थी? ये डिस्क्राइब करती थी एनिमल्स को। ठीक है, या फिर एनिमल के सेल को, या फिर प्लांट के सेल को। ई कैटन ने 1937 के अंदर दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक डिस्क्राइब करती थी बैक्टीरिया को, और यूकैरियोटिक जो है ये डिस्क्राइब करती थी एनिमल या फिर प्लांट सेल को। 1967 के अंदर एक और साइंटिस्ट था जिसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा बेटा, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेसिकली रॉबर्ट विटेकर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। वैसे इसकी कंट्रीब्यूशन ई कैटन की भी थी, लेकिन उसका काम मेनली यही था कि उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दो जो टर्मिनोलॉजीज़ थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, 1967 में हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया था। ठीक है, लेकिन 1988 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, मार्गुलस और शवार्ट्स, जिन्होंने इस सिस्टम को मॉडिफाई किया, इसको यानी कि और ज़्यादा इम्प्रूव किया, इसके अंदर बेहतरी लेके आए थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी बेसिस बताएं। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द बेसिस ऑफ दिस किंगडम, यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस बताएं। तो इसमें पहली बेसिस में तो ये बताएंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि इस अगर हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो मैंने वहाँ पे बताया था ना आपको कि वो किंगडम हमें ना तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बताती है, ना ही वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बताती है। लेकिन जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो उसने हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में बताया और मल्टीसेलुलर
प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया। तो ये जो ऑब्जेक्शन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा ये मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। इसने हमें ये बताया कि फ़ोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है और ये किस किस में होती है, अब्जॉर्प्शन का किस में होती है और इंजेक्शन का प्रोसेस किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज अबव स्टेटमेंट्स ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। इन ऊपर जो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनकी बुनियाद पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया था। कौन कौन सी किंगडम्स हैं? किंगडम मुनीरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन किंगडम्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे और हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किंगडम्स हमें क्या बताती हैं और हर किंगडम की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 किंगडम्स ही हमारे पास, किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। बेटा अगर हम लोग अपना आज का लेसन थोड़ा रिवाइज़ कर लें तो आज के लेसन में हम लोगों ने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये बेसिकली रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था और 1937 के अंदर ई कैटन ने 2 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। वो टर्म्स थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोन्स मीन न्यूक्लियस और कैरियोटिक जो है ये वहीं से निकला है। तो न्यूक्लियस से पहले वाली जानदार यानी कि वो जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, वो जानदार कौन थे? वो जानदार थे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक के टर्म इसने ईजाद की, इसने मुतारिफ़ करवाया। यू मीन्स ट्रू, कैरियोन्स मीन न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद था। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस किसके अंदर मौजूद था? प्लांट के सेल के अंदर और एनिमल के सेल के अंदर। तो ई कैटन ने 2 टर्मिनोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। प्रोकैरियोटिक ये बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करती थी और यूकैरियोटिक ये फिर एनिमल या फिर प्लांट सेल को डिस्क्राइब करती थी। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, ये 2 चीज़ों पे बेस करता था। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो ज़िंदा जानदार है उनका खाने पीने का, ग़िज़ाइयत हासिल करने का अंदाज़ कैसा है, और दूसरा उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें पिछली जितनी भी ये थी ना सिस्टम्स क्लासिफिकेशन के 2 में या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें पहले कभी भी ये पता नहीं चला था कि जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। किसी किंगडम ने हमें यही नहीं बताया कि प्रोकैरियोट कौन होते हैं, यूकैरियोट कौन होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन होते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट कौन होते हैं। जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने हमें ये बताया कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। इससे पहले जितनी भी 2 हमारे पास जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उनमें हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें ये बताता है कि मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो कितनी तरह का होता है। फोटोसिंथेटिक यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस होती है, अब्जॉर्प्शन होती है और इंजेक्शन होती है। नेक्स्ट 1988 के अंदर मार्गलस और श्वार्ट्ज़ ये 2 अलग साइंटिस्ट थे जो कि को वर्कर्स थे, मतलब ये मिल के काम कर रहे थे। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मतलब मॉडिफाई किया, उसको एक ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेन किया। पहले जो हमारे पास रॉबर्ट विटेकर था 1967 में बस इसने इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को और उसने हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया। जबकि मार्गलस और श्वार्ट्ज़ ने जो ज़िंदा जानदार हैं उनको 5 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया और 5 किंगडम्स को क्लासीफाई किया। अब ये कौन से सिस्टम्स थे इनको हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो या किंगडम्स की बात करें तो 5 किंगडम्स ही किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इस लेक्चर से आपको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 किंगडम्स को डिटेल में।